राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा में शपथ ली। पार्थ चैटर्जी और सुब्रत मुखर्जी जैसे टीएमसी नेताओं के अलावा टीएमसी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस समारोह में मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि पद संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना स्थिति से निपटना होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों से शांति सुनिश्चित करने की अपील की। ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा पर कहा कि बंगाल का प्रशासनिक तंत्र निर्वाचन आयोग के अधीन था, अब हम गड़बड़ियों से निपटेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा विधानसभा में अपनी सदस्य संख्या 3 से 77 तक पहुंचने में सफल रही। ममता बनर्जी के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए ममता दीदी को बधाई। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद तेल कंपनियों ने फिर दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, तो डीजल में भी 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई। तो वहीं बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बुधवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 19 पैसे उछलकर 90.74 रुपए प्रति लीटर चला गया, तो डीजल भी 21 पैसे की छलांग लगाकर 81.12 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि 1 जनवरी से लेकर आज तक पेट्रोल की कीमत में 6.69 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल की शुरुआत में पेट्रोल 1 जनवरी को 83.71 रुपए की दर से बिक रहा था, तो वहीं फरवरी को पेट्रोल 86.30 रुपए पर बिक रहा था। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोगों से बात की। कोरोना काल के समय महामारी में एक तो महंगाई मार रही है, हाँ, ऊपर से जो पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी की मदद करके राजी नहीं है, सब अपनी कुर्सियों को प्यारे हैं और लॉकडाउन में जितना पब्लिक को मार सकते हैं उतना मार रहे हैं। हर चीज़ मतलब पेट्रोल के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही उसके दाम बढ़े जा रहे हैं। सब लोग घर में बैठे हुए हैं अपने, कोई आना नहीं जाना नहीं, लेकिन फिर भी दाम बढ़ रहे हैं उसके। ये दोनों जिम्मेवार हैं, दोनों पार्टियां आपस में किसी एक दूसरे के चलने नहीं देते। ये कोई किसी के पीछे टांग खींच लेता है, कोई किसी के पीछे टांग खींच लेता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, दवाइयाँ हो, कुछ भी हो। केंद्र सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही कोरोना काल की स्थिति से लड़ रहे हैं। दूसरा, हमारे ऊपर जहाँ हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही, तो हमें अपने घर का खर्च भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस काल में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि पीछे से बहुत कम हो चुके हैं, हालांकि रसोई गैस, एलपीजी गैस, सब चीज़ों में रेट कम हो रहे हैं, मगर केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल। अरे मोदी सरकार जब से आई है तब से ये हो रहा है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। पेट्रोल पे भी कितना पैसा बढ़ गया है, बताइए ऐसे में काम करेगा बंदा, क्या कमाएगा, क्या घर ले जाएगा? यही चीज़ें हैं बस। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर कहाँ तक कहाँ पहुँच गया, तो हर चीज़ में ही महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल पहले कमाई करने में ये दिक्कत नहीं आती थी, जहाँ 300 का लगता था 500 का लग रहा है। 200 रुपये वो गए ना हमारी जेब से, ये सरकार जिम्मेदारी है इसकी। पेट्रोल तो पहले से ही बढ़ रहा था, लॉकडाउन तो अब लगा है, पेट्रोल तो शुरू से ही बढ़ता आ रहा है। पेट्रोल रेट बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये कंपनियों का काम है, सरकार का काम है। हमें तो जैसे मिलेगा ले लेंगे, जैसे भी रेट कम हो ज़्यादा हो
मजबूरी है, लेना पड़ेगा। कोरोना काल चल रहा है, हाँ जी। इस संदर्भ में जो है आम जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि कोशिश करो कि जितना अपने घर में रह सके, ज़्यादा बाहर अंदर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर अंदर जितना निकलेंगे, क्योंकि पिछले बार का जो लॉकडाउन था वो एकदम बढ़िया था। इस बार का लॉकडाउन ये है कि अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो पिछली बार वाला अगर लॉकडाउन, अगर हम 15 दिन भी अगर अपने घर में रह सकते हैं तो ये कोरोना काल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कोशिश करो कि अगर हमें मजबूरी है हम तभी निकले, अदरवाइज़ ना निकले। लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग लॉकडाउन का पालन कर ही नहीं रहे। दुकानें बंद है, दुकान वालों का ही नुकसान हो रहा है इसमें, बाकी किसी का नुकसान थोड़ी नहीं है। जनता तो वैसे घूम रही है, लॉकडाउन लगे या फिर सही से लगे, नहीं तो फिर लगे ही नहीं, हटा दे तो इसको भी। आम जनता अपना हिसाब से रहे, बच के रहे, अपना खान पान सब ठीक रहे, सब दूरी बना के रखे, मास्क पहन के रखे। जो जो सरकार ने संदेश दिए हैं उनके साथ अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखें। कर्फ्यू का कहर और महानगर दिल्ली शहर। महानगर दिल्ली शहर में पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के निर्देश पर चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के साथ दिल्ली पुलिस सघन वाहन चेकिंग कर रही है और अनावश्यक जो घर से निकल रहे हैं उन्हें रोक रोक कर दंडित भी कर रही है। और मास्क अगर लगा के आप महानगर दिल्ली शहर में नहीं घूमेंगे या पूरे भारतवर्ष में, तो दिल्ली शहर में दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल की टुकड़ी अगर आपको पकड़ ली तो 2000 का फाइन आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप सतर्क रहें, अनावश्यक घर से न निकले, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है ज़रूरी, इस नियम का पालन करते रहें और अनावश्यक घर से न निकले। हाँ हो कोरोना का कहर और महानगर दिल्ली शहर, स्थिति काफ़ी बदली सी है। मामले बढ़ भी रहे हैं, मामले ठीक भी हो रहे हैं और आप घबराएं नहीं, अपने अपने घरों में रहें। जिस प्रकार से कोरोना का कहर बढ़ रहा है उसी प्रकार से कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। एक अच्छी खबर है यह, आप घर में रहें, अनावश्यक न निकले, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है ज़रूरी, इस नियम का पालन करते रहें। और यह देखिए दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस का यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। वीरानगी का मंजर है, सन्नाटा पसरा पड़ा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चारों तरफ बंदी ही बंदी है। आखिर लोग जाएं तो कहाँ जाएं, रोजगार की समस्या हो चली है और रोज कमाने खाने वालों के समक्ष तो पहाड़ सा टूट पड़ा है। मैं अपने चैनल के लिए आप सम्मानित दर्शकों को दिखा रहा हूँ, यह सुबह का नज़ारा है और दिल्ली का दिल माने जाने वाला कनॉट प्लेस से आप यह देखें, बिल्कुल सन्नाटा सा मंजर है, माफ कीजिएगा सन्नाटा का मंजर है। आवश्यक कार्य में लगे लोग ही दिख रहे हैं, अन्यथा बिल्कुल सन्नाटा ही पसरा है। और कभी यहाँ लोगों की भीड़, पूरी दुनिया से लोग आया करते थे और CP को घूमने देखने, चारों तरफ से देश विदेश से लोगों की भीड़ यहाँ जुटा करती थी। लेकिन कोरोना काल ने सब कुछ बदल डाला है, सन्नाटा पसरा पड़ा है। आप घर में ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर और लॉकडाउन ने आम गरीब जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों के पास इलाज की तो छोड़ो, इस वक्त खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली नगर निगम समाज के प्रति अपनी भागीदारी और जन सेवा के दृढ़ इरादों से दिन रात लोगों की सेवा में जुटी हुई है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व और नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी के सहयोग और प्रेरणा से उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोलबाग जोन के चेयरमैन तेजराम फोर व करोलबाग जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल और रंजीत नगर मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाली आशा वर्करों को भी जूस, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोलबाग जोन के चेयरमैन तेजराम फोर ने आशा वर्करों को धन्यवाद देते हुए उन्हें कोरोना योद्धाओं का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम से जुड़े धीरज मन्नू बख्शी जी इंदरपुरी शमशान भूमि पर प्रतिदिन पानी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो यूं ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। क्या
उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोल बाग जोन द्वारा आप सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सभी क्षेत्रवासी सावधानियों का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी, जिंदगी के लिए मास्क जरूरी, गलियों में भीड़ ना होने दें, हाथों को बार बार साबुन अथवा सैनिटाइजर से धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सावधान रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इस कोरोना महामारी के विरुद्ध आप सभी क्षेत्रवासी उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोल बाग जोन का साथ दें। कोरोना वायरस के कारण ये जो लॉकडाउन किया गया है, इसका पूरा पालन करें। आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे समाज को, अपने पूरे क्षेत्र को और अपने देश को इस कोरोना महामारी से बचाएं। मोतीनगर पुलिस थाना में एक शिकायतकर्ता ने बहुत अधिक कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जानकारी देते हुए शिकायत की थी कि प्रत्येक ऑक्सीजन सिलेंडर का 40,000 रुपया लिया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही पंजाबी बाग के एसीपी और मोतीनगर के एसएचओ के मार्गदर्शन में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने हीरा सिंह और मंजीत सिंह नाम के 2 व्यक्तियों को दिल्ली के रोहतक रोड जकीरा फ्लाईओवर से उस वक्त पकड़ लिया जब वे ऑक्सीजन सिलेंडर को 40,000 प्रति सिलेंडर के उच्च दर पर शिकायतकर्ता को बेच रहे थे। आरोपी व्यक्ति के कब्जे से एक टाटा एस टेम्पो और 3 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम डोमथोटी यशवंत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के लिए पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास आएगा। इस सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने एक रणनीतिक जाल बिछाया और 1 मई को पंजाबी बाग ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर के पास एक कार सवार व्यक्ति को धर दबोचा। पूछताछ पर उस व्यक्ति ने अपना नाम डोमथोटी यशवंत बताया। उनकी सरसरी तलाशी से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि वे पंजाबी बाग के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में काम करता है और उसने अपने सहयोगी दीपक का भी नाम बताया, जो कि उसके साथ ही महाराजा अग्रसेन अस्पताल में काम करता था। उन दोनों ने अस्पताल में मृत रोगियों के इंजेक्शन लगवाए और ये इंजेक्शन रोगियों के परिजनों को 30 से 40,000 रुपए तक में बेचा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के सहयोगी दीपक को भी महाराजा अग्रसेन अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी दीपक की मारुति कार से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। दोनों आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 बस को आग ने अपनी लपेटों में ले लिया। मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से 3 बसें धू कर जल गई। हालांकि बस कर्मियों व स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और जब अग्निशमन दल की गाड़ियां आई तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि स्टैंड में कई बसें लगी थी। इसी क्रम में एक बस में आग लग गई। बगल में 2 और बसें खड़ी थी। आग की लपेटें तेज होने से देखते ही देखते दोनों बसों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अय्यापुर थाने की पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि बस पर यात्री नहीं थे, सभी बसें स्टैंड पर खड़ी थी। बस खुलने के समय का इंतजार करते हुए बस के कर्मी इधर उधर घूम रहे थे। इसी क्रम में एक बस में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक चंद मिनटों में अन्य 2 बसों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने का सही कारणों का पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि बस स्टैंड में धूम्रपान करने वालों की भीड़ रहती है, उन्हीं के द्वारा आग फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से ये आग लगी है। हालांकि दमकल कर्मियों का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने लॉकडाउन के दौरान पश्चिमी जिला पटेल नगर के एसडीएम जितेंद्र से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने राष्ट्र हित और कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रवासियों को क्या संदेश दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। देखिए, इसमें सबसे पहले हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर और हमने देश को आगे बढ़ाना है। किसी भी जात पात धर्म में चक्कर में ना पड़ती, हमने सबसे मिल के इकट्ठा होकर कोरोना के साथ में सबसे पहले तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये खड़ी हुई है। इसके साथ में हम लड़ें। हर किसी का नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हर कोई एक अच्छे से अपनी नागरिकता निभाए, उसका पालन करे। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले तो हर कोई अपना जो हमारा जो भारत के नागरिक हैं, हर कोई बच्चे से लेकर बढ़ेगा, अपना कर्तव्य समझेंगे, अपना काम करेंगे, अपना कर्म करेंगे। जैसे ही हम अपना सारा सब वो करेंगे, हम किसी पे एलिगेशन लगाने की बजाय अपने अंदर कमियां हम ढूंढेंगे। अपना सबसे पहले हम अपने आप को वो करेंगे, तब जाके हम जो है ना एक अच्छा विकसित और अच्छा भारत को हम दे पाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखो, भ्रष्टाचार तो सब लोगों ने ही अपने जो है ना किया हुआ है। हमने एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि ना हम रिश्वत लेंगे, ना हम रिश्वत देंगे। तो हर किसी को हमें ठीक है, एज पर रूल सारे काम करो। हमने सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह का भी काम आप ना करो कि जिससे कोई भी हमें शर्मिंदा होना पड़े या इस तरह का कोई भी और एक ठीक है, कोई भी हम गलत काम हम कराना चाहेंगे या करना चाहेंगे तो इस तरह के चक्कर में ना पड़ो। अगर हमें देश को विकास करना है, अगर देश को हमें आगे लेके जाना है। सर, आपसे पहला सवाल है कि राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? ये राष्ट्र के अंदर अगर सरकारें अच्छे से काम करें, सब मिलकर काम करें, जनता के हित में सोचे, तो राष्ट्र अपने आप मजबूत बन जाएगा। और जनता को भी थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सरकार का थोड़ा धीरे रखना चाहिए, क्योंकि ये समस्या ऐसी है जो पहले कभी नहीं आई, इसलिए सबके लिए एक बड़ी समस्या है। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? भारत विश्व गुरु तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमियां आ गई हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा सा पिछड़ गया है। अगर इंडिया में चाहें तो सारी जनता आपस में भेदभाव भूल जाए, हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़ दे, जाति पाति को छोड़ दे और सब में सहयोग की भावना हो, सब एक साथ मिलकर रहें, तो हमारा देश अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो ऐसा है कि दोनों अगर आपस में मिलकर काम करें, जनता के हित में सोचें, तो अच्छे से काम हो सकता है। और जनता अगर चाहे अच्छे से सहयोग करे, सरकार की बात को समझे और सरकार जनता को समझे, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, भ्रष्टाचार ही सबसे मुख्य कारक है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बारे में जनता से अपील है कि जनता जो है ना, ऐसे लोगों को मौका ना दे, भ्रष्टाचार लोगों को ना चुने, भ्रष्टाचार लोगों का साथ ना दे और उनके साथ असहयोग रखे, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर, राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर सारी जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टी है, अगर एकजुट हुए काम करने लगे और मिलजुल के अपना एक दूसरे को सहयोग करें, तो हमारा देश अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा।
लेकिन यही प्रॉब्लम आती है, हमारी हर स्टेट का सरकार अलग अलग होता है और एक दूसरे को टांग खींचे में लगे रहते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा सा बहुत पीछे हो जाते हैं। तो सरकार को, स्टेट सरकार को और सेंट्रल सरकार को कोशिश करना चाहिए कि आपस में जितने भी समस्या है उसको मिलकर समाधान करें। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? सर ऐसा है, भारत में हमारा विश्व गुरु जब ही बनेगा जब हमारे देश में जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच को त्याग करना पड़ेगा। अब हमारे देश में यही चीज़ हमेशा कमज़ोर करता जा रहा है और इसे एक बाधा बनता जा रहा है। अगर ये चीज़ भूल के, जातिवाद को छोड़ के, भेदभाव को छोड़ के अगर हम एकजुट होकर सारे काम करें तो अपने आप मेरा देश विश्वगुरु बन जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में भी अपना क्या योगदान दें? ऐसा है सर, मैं ये कह रहा था, आज की डेट में जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उसको आपस में जितनी भी छोटी छोटी कमियां होती है उसको मिलजुल के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को टांग खींचना चाहिए। अगर हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के काम करे तो जितना भी परेशानी है सब अपने आप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मैं जनता से, नागरिक से यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे देश में जो नेता हैं अगर किसी को चुन के लाते हैं तो वो ईमानदार और अच्छे नेता को चुन के लाए जो आपस में एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को समझे और समझ के काम करे। ये अगर ध्यान दे देंगे हमारे देश का जनता तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? सर, राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में तो भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा बाधक है। अगर आज भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, जितना हो रहा है उसमें से 20% भी ख़त्म हो जाए तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यही चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। तो हम जितने भी देश के नागरिक हैं उससे आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार काम हो तो उसको आगे लाएं और उसको जो है ना लोगों को जागरूक करें कि भ्रष्टाचार ना होने दें। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अपने आप सारा कुछ सिस्टम से चलने लगेगा। बस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हमारे देश का नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे बचाए बाबा लक्ष्मण के प्राण जी, लक्ष्मण के प्राण जी, वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। संकट मोचन बाबा हो समर्थवान जी, हो समर्थवान जी, वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। जैसे बचाए बाबा लक्ष्मण के प्राण जी, लक्ष्मण के प्राण जी, वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। हे रुद्रावतारी पवन सुत वीर बली बंका, श्री राम दूत हनुमान राम का बजवा दो डंका। हे रुद्रावतारी पवन सुत वीर बली बंका, श्री राम दूत हनुमान राम का बजवा दो डंका। बचा लो महामारी से घिरा ये जहान जी, घिरा ये जहान जी, वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। जैसे बचाए बाबा लक्ष्मण के प्राण जी, लक्ष्मण के प्राण जी, वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। तुम याद कर
बल कौशल मारुति नंदन, जिसे तो तुम्हें भाई भरत सम कहते रघुनंदन। तुम याद करो अपना वो बल कौशल मारुति नंदन, जिसे तो तुम्हें भाई भरत सम कहते रघुनंदन। प्रभु का ही कारज समझो, खुश होंगे राम जी, खुश होंगे राम जी। वैसा ही औषधि कोई ला दो हनुमान जी, जैसे बचाए बाबा लक्ष्मण के प्राण जी, लक्ष्मण के प्राण जी। वैसा ही औषधि कोई ला दो हनुमान जी। हर युग में तुम बाबा सभी के काम आए हो, तुम वेदों के हो वेद, तुम ही वेदनाथ कहाए हो। हर युग में तुम बाबा सभी के काम आए हो, तुम वेदों के हो वेद, तुम ही वेदनाथ कहाए हो। जगदीश इस व्याधि का कर दो निदान जी, कर दो निदान जी। वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। राम राज्य स्थापित हो, मंदिर निर्माण जी हो, मंदिर निर्माण जी। वैसा ही औषध कोई ला दो हनुमान जी। भारत में कोरोना का कहर 24 घंटे में 3,82,000 नए मरीज, वहीं 3,780 की मौत। 3 दिन की राहत के बाद फिर बढ़ा खतरा। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार संभाली बंगाल की कमान, सादे समारोह में ली शपथ। मराठा समुदाय को नहीं मिलेगा 16% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया राज्य सरकार का फैसला। आरबीआई ने वीडियो केवाईसी को दी मंजूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ का कर्ज। मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ शिखर बैठक की, 1 अरब पौंड के व्यापार और निवेश की घोषणा भी की। अब तक भारत में कोविड रोधी टीके की 16 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से मौत आपराधिक कृत्य, नरसंहार से कम नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 51,880 नए मामले, 891 मरीजों की मौत। दिल्ली में रिमझिम बारिश देगी जबरदस्त गर्मी से राहत, अगले 4 दिन बदलेगा मौसम। 263 अंक उछलकर 48,500 के पार खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई तेजी। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड व डीआईडी न्यूज के वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से राष्ट्रपति भवन में हुई अपनी मुलाकात को याद किया और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड व डीआईडी न्यूज के वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।